Today we will study the topic popliteal fossa. In the popliteal fossa, it's a diamond-shaped intramuscular space situated at the back of the knee. अगर हम इसको देखें तो आप जब अपनी नी को फ्लेक्स करते हैं तो नी को फ्लेक्स करके पीछे आपकी नी के बैक पे जहाँ पे नी जॉइंट बनता है उसके पीछे एक फोसा सा बनता है जिसे हम पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपको नी की बैक नजर आ रही है, देखें ये बैक साइड के ऊपर। अगर आप इसको देखें ये पार्ट, ठीक है, दैट इज फोसा। जहाँ पे ये सारी चीजें अभी हमने इस फोसा की डिटेल पढ़नी है, यानी इसके अंदर बीच में से स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास करे। और मोस्टली ये जो फोसा होता है ये प्रोमिनेंट कब होता है, जब हम नी जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें तो पॉप्लिटियल फोसा के हम लोगों ने बॉर्डर्स और सर्फेसिस पढ़नी होती हैं ताकि हमें पता हो इसके आसपास स्ट्रक्चर्स क्या गुजरे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेट मी ओपन माय वीडियो इट कैन। You can easily see this page. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये बना होता है, ठीक है। आपकी बैक ऑफ द थाई, यानी आपकी थाई जा रही है, नी जॉइंट है, उसके बैक साइड के ऊपर ये बन रही है। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर से नर्व ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं, हमें बॉर्डर्स देखने, सर्फेसिस देखनी है हमने इसकी। तो अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो साइड है हमने इसको क्या करना है, आपको पता है कि ये मीडियल साइड है, ठीक है, और ये लेटरल साइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपर मीडियल और ये क्या हो जाएगी अपर लेटरल साइड, ठीक है। ये दो साइड्स होगी। और अगर हम नीचे जाएं तो ये कौन सी साइड बनती है, लोअर मीडियल, ठीक है, और लोअर लेटरल, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पास कर रहे हैं एक्चुअल में हमने वो देखने होते हैं। लेट मी ड्रॉ और देन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। ये इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसी में से पास कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैंने ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये मैंने इसके सबसे डीप से स्टार्ट करके सुपरफिशियल तक में गई हूँ। हमेशा इस चीज में याद रखिएगा कि पॉप्लिटियल, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहले हम बॉर्डर्स को देख लेते हैं, अपर मीडियल बॉर्डर को, अपर लेटरल बॉर्डर, लोअर मीडियल और लोअर लेटरल। अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे लो अपर मीडियल वाली साइड पे अगर हम नी वाली से बात करें तो यहाँ पे होता है सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस मसल होता है, ठीक है। मीडियल साइड पे हम मसल्स पढ़ चुके हैं, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस मसल्स, ठीक है। और अगर हम अपर लेटरल वाली साइड को देखें तो आपको पता है लेटरल साइड पे बॉर्डर कौन सा बना रहा होता है, बाइसेप फेमरस। ये सारे हैमस्ट्रिंग के जो पोस्टीरियर के मसल्स हमने पढ़े हैं। उसके बिल्कुल नीचे जाएं तो आपको पता होगा कि बेली आती है गैस्ट्रोकेनीमियस की। तो लोअर मीडियल पे मीडियल गैस्ट्रोकेनीमियस की बेली आ गई, गैस्ट्रो की, ठीक है, और लेटरल गैस्ट्रोकेनीमियस की बेली आ गई, सही है। अगर उसके अंदर स्ट्रक्चर्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले अगर हम ये देखें जो फर्स्ट पे है ये है पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लाइन है ये जो जा रही है इसको ट्रांसलेट कर रही है ये है पॉप्लिटियल वेन, ठीक है। जो सबसे सुपरफिशियली अगर हम देखें तो हमें पता है पोस्टेरियरली कौन सी आ रही होती है, टिबियल नर्व, और उसके साथ कौन सी जा रही होती है, कॉमन पिरोनियल नर्व, सही है। अगर ये देखें तो आपको पता है पॉप्लिटियल वेन के साथ जो कम्युनिकेट कर रही होती है वो कौन सी होती है, स्मॉल सेफेनस वेन, ठीक है। इसके अंदर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड जो यहाँ से लिम्फ नोड्स आ रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉप्लिटियल लिम्फ नोड, सही है। इसे क्या कहेंगे, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड। अब इसमें से भी ये सारे स्ट्रक्चर्स, अब ये देखें हमने क्या पढ़ा था, ये बॉर्डर्स हैं, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर लेटरल, सही है। अपर मीडियल की बात करें तो सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस की बात आती है, ठीक है। यानी आपको पता है मीडियल साइड पे आप लोग हैमस्ट्रिंग के मसल्स पढ़ चुके हैं, ये उसके मसल्स है, मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। बाइसेप फेमरस ये आपका लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लोअर मीडियल के बॉर्डर्स देखें तो लोअर मीडियल पे क्या आता है, मीडियल गैस्ट्रोक मसल्स यानी गैस्ट्रोकेनिमस और लेटरल गैस्ट्रोकेनिमस की भी पढ़ी है, दो बैलीज होती है, ठीक है। मीडियल गैस्ट्रोकेनिमस और लेटरल गैस्ट्रोकेनिमस ये बना रहे हैं बॉर्डर्स। अब अगर हम इसमें से नर्व्स देखें, पॉप्लिटियल आर्टरी,
सबसे पहले अगर सारा जो कंटेंट पास कर रहा है पॉप्लीटियल आर्टरी सबसे पहले, फिर पॉप्लीटियल वेन, फिर नर्व्स आती है। नर्व में टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। पॉप्लीटियल वेन की अगर देखिए कंडीशन तो स्मॉल सेफेनस वेन इसमें से पास कर रही होती है। तो ये जो पूरा कंटेंट है ये आपका क्या बनाता है, पॉप्लीटियल फोसा। क्या बनाता है, पॉप्लीटियल फोसा। अगर आप बुक में देखो तो वो अलग अलग बताइए, एक कॉम्पोजिट फॉर्म है, ये इजी होती है। अगर हम इसमें रूफ देखें, जो इसका रूफ है वो क्या बना रहा होता है आपको पता है। सबसे पहले क्या आती है हमारी स्किन, फिर क्या आता है हमारा सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद क्या आता है हमारा डीप फेशिया। ठीक है, ये हमारा बना रहा है रूफ। फिर हमारा आता है फ्लोर। अब फ्लोर में आपको पता होना चाहिए जो जो कंटेंट्स होंगे वो किसके होंगे, पॉप्लीटियल फोसा के होंगे। फ्लोर को बहुत सारी बुक्स में एंटीरियर वॉल भी कहते हैं। सबसे पहले आगे कि पॉप्लीटियल सरफेस, ठीक है, किसकी, फीमर की। उसके बाद क्या आ गया, ऑब्लिक पॉप्लीटियल लिगामेंट आ गया इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ गया, पॉप्लीटियस मसल्स, ठीक है। ये हमारा पूरा कॉम्पोजिट में क्या आ गया, पॉप्लीटियल फोसा। अगर हम इसको लेक्चर यानी स्लाइड्स के अंदर देखें, अगर हम ये देखें, अगर आप इसको देखो तो ये भी यही चीज बता रहा है। सुपियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर बता रहे हैं, सुपियर एंड मीडियल बॉर्डर यानी अपर मीडियल, सुपियर अपर साइड वाली बात करें। सेमी टेंडरनेस और सेमी मेम्ब्रेनस, अगर इसमें भी समझ नहीं आ रही अगर आपको, तो लेट मी शो यू। अगर इसमें देखें, आपकी जो ये लेग का पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये अपर पार्ट है ना। अब देखिए मीडियल साइड पे आपको पता है सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडरनेस मसल आ रहे हैं, और लेटरल साइड पे क्या आ रहे हैं, बाइसेप फेमरस, क्योंकि ये किसका पार्ट है, हैमस्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। अगर लोअर में देखें, ये मोटी सी काफ में आपको बेली नजर आ रही है, इससे कहते हैं हम लोग क्या, गैस्ट्रोकनीमिस। इसकी दो बेलीज होती हैं, एक मीडियल और लेटरल। अगर हम इसमें देखें तो ये जो डायमंड शेप बना रहे हैं, तो ये देखो ये जो बेली आ रही होगी, और ये तो मीडियल साइड पे मीडियल गैस्ट्रोक, लेटरल साइड पे लेटरल गैस्ट्रोक, और ऊपर में देखो तो सेमी टेंडनस मसल और सेमी मेम्ब्रेनस, ये दोनों साथ जा रहे हैं, ये मीडियल साइड पे। और लेटरल में देखो बाइसेप, ये तो हो गए बॉर्डर्स। और अगर ये देखो तो ये नर्व सप्लाई जा रही है, तो सबसे सुपरफिशियल आपकी नर्व होती है, फिर आपकी वेन होती है, और फिर आर्टरी होती है। इसीलिए यहाँ पे पॉप्लीटियल अगर आर्टरी को हमने पैल्पेट करना है तो काफी मुश्किल होता है उसको पैल्पेट करना है, डीप जाना पड़ता है स्ट्रक्चर में, फ्लेक्स करके और डीपली जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नर्व आएगी। आपको पता है नर्व पीछे से, आप लोग पूरे नर्व का शैटिक नर्व का कोर्स पढ़ चुके हो, ऊपर से पीछे कहाँ पे आती है, शैटिक नर्व आए तो उसमें कौन सी ब्रांच आई, टिबियल नर्व पोस्टीरियर जा रही होती है, और फिर उसके बाद है आगे जाके कॉमन पेरोनियल दो में डिवाइड होती है, आपको पता है उसमें सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल में। खैर, उसके बाद इसमें देखो तो पॉप्लीटियल वेन आती है नीचे सूरल में, और यहाँ पे देखो तो पॉप्लीटियल आर्टरी सबसे डीप जो होती है ना, वो पॉप्लीटियल आर्टरी होती है। ये इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं पॉप्लीटियल फोसा के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉप्लीटियल। आगे फ्लोर भी और रूफ भी मैंने आपको बताया, रूफ कौन सा बना रहा है, स्किन बना रहा है, सुपरफिशियल फेशिया बना रहा है, डीप बना रहा है, और फ्लोर कौन बना रहा है, पॉप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर, ऑब्लिक पॉप्लीटियल आपके लिगामेंट बना रहे हैं, पॉप्लीटियस मसल बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक दफा देखना चाह रहे हो, इसको एक दफा दोबारा देख लो, आपको ये मसल्स का ये नजर आ रहा होगा पार्ट, ठीक है। इसमें गैस्ट्रोकेनिमस की ये दो बेलीज भी नजर आ रही होंगी, ये आपके बॉर्डर्स बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ये है, ये इसकी नर्व बता रही है, सबसे डीप इज आर्टरी, देन इट्स वेन, देन इट्स नर्व। ये सारा अलग अलग करके ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए इजी लगता है आप लोग उस तरीके से कर लो, लेकिन अगर ये कॉम्पोजिटली कर लो दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू गाइस। Okay, thank you for this lecture. Now I will go toward the new lecture. Let me begin with something else. Okay, next lecture would be नी जॉइंट। अगर हम नी जॉइंट को देखें तो नी जॉइंट के सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको ऑलमोस्ट पहले बता चुकी हूँ, लेकिन लेट मी रिपीट इट। आपको पता है ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, फीमर, ठीक है। फीमर के ऊपर देखें ये क्या पड़ा हुआ है, पटेला, ठीक है। और अगर उसके साथ नीचे देखें तो ये पड़ी है आपकी टिबिया बोन, और फिबुला इज हैंगिंग। तो आपका नी जॉइंट बना रहा है कौन, टिबिया, फीमर एंड पटेला जॉइंट। इसके साथ अगर हम लिगामेंट्स देखें, आपने देखे होंगे तो ये मीडियल साइड पे, अगर देखें ये वाली साइड तो ये होगा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल साइड पे अगर हम देखें तो लेटरल कोलेटरल। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी फिबुला हमेशा लेटरल होती है, ठीक है। तो अगर अगर आपको इसमें समझ ना आ रही हो तो ये क्या है, medial medial collateral ligament, that is lateral collateral ligament। इसके अंदर देखें तो क्रॉस पैटर्न में दो लिगामेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सामने वाले को एंटीरियर क्रूशिएट और पीछे वाले को पोस्टीरियर क्रूशिएट, जिसने अंदर इसको होल्ड करके रखा हुआ है।
दो लिगामेंट्स है जिसने आपकी साइड को सपोर्ट दिया हुआ है, और दो लिगामेंट वो हैं जिन्होंने अंदर से सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर इसका जो पटेला है ये टिबिया के पास ऊपर नहीं आर्टिकुलेट करता, आपको ये पता होना चाहिए, मोस्टली कंफ्यूजन में आके ये गलत बोल जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ अल्लाह ताला ने जाहिर सी बात है कार्टिलेज साथ में सपोर्ट भी दिया है, नी का वेट ऊपर बहुत ज्यादा बॉडी का पड़ता है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये क्वेश्चंस भी रखे हैं जिसको हम कहते हैं ये वाले मेनिस्काइस, इन्हें क्या कहते हैं मेनिस्काइस, ठीक है। अगर हम इसको आगे देखें, एक्सप्लेन है ये चीजें, इसलिए इनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको मैंने लिगामेंट्स बता दिए, ठीक है। ये आपके टिबियल कोलेटरल लिगामेंट आपके मीडियल कोलेटरल को ही कहा हुआ है क्योंकि ये मीडियल साइड के ऊपर आपके अटैच होता है, इसलिए टिबिया पे है तो टिबियल कोलेटरल का जिक्र है। फ्लैट बैंड है मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर टू मीडियल सुप्राकंडाइल ऑफ द टिबिया, यानी मीडियल साइड से फीमर की स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाएगा, नीचे टिबिया तक जाएगा, जाहिर सी बात है मीडियल पार्ट है उसी के ऊपर जाएगा। फेबुला पे देखें तो कॉर्ड लाइक होता है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर, यानी फीमर का जो लेटरल एपिकंडाइल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टू द लेटरल सरफेस ऑफ हेड ऑफ फिबुला, यानी ये लिगामेंट है जो फिबुला के साथ सपोर्ट कर रहा होता है। एंटीरियर क्रूशिएट है जो आपके अंदर जो मसल्स, मैंने दो आपको लिगामेंट्स बताए थे जो क्रॉस पैटर्न में आपके साथ अटैच थे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर। एंटीरियर क्रूशिएट ये वीकेस्ट है, anterior intercondyle of the tibia to the posterior medial lateral condyle of the femur। आप बोन्स पढ़ चुके हैं, ये आपकी जो anterior intercondyle of the tibia ये जो आपकी होती है उसके ऊपर अटैच होती है, और मीडियल लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर। ये प्रिवेंट क्या करते हैं, याद रखिएगा इसका एक उल्टा, एंटीरियर क्रूशिएट प्रिवेंट करेगा पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट है वो क्या प्रिवेंट करेगा, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करेगा पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर, तो ये प्रिवेंट क्या करेगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी को, ठीक है। और जो पोस्टीरियर है वो किसे प्रिवेंट करेगा, हाइपर फ्लेक्शन को, किसकी, नी को, ऑब्वियस बात है। इसके बाद आगे इसके सपोर्टिंग लिगामेंट होते हैं जो मेनिस्काई को सपोर्ट करे, दैट इज ट्रांसवर्स एंड कोरोनरी लिगामेंट। medial menisci, you have medial menisci, lateral menisci हम डिस्कस कर चुके हैं, I'm repeating it again। C shaped ligament anterior horn अटैच होता है anterior intercondylar of the tibia के ऊपर, और posterior horn अटैच होता है posterior intercondylar के ऊपर जो anterior to PCL। ये क्या करता है, adhere करता है आपके tibial collateral को, और lateral क्या होता है, circular होता है, easily move कर सकते हैं, और ये popliteal tendon को adhere करता है। अभी बर्सस वगैरह आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, मैं फौरन जाती हूँ इसकी क्लिनिकल्स के ऊपर, ठीक है। इसकी मूवमेंट आप लोग कर चुके हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स के फंक्शंस भी सारे आप लोगों की डिटेल हो चुकी है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, लॉकिंग याद रख लीजिएगा आप लोग कि जो ये एक्शन में इसको हम लोग कहते हैं स्क्रू होम मैकेनिज्म। स्क्रू होम मैकेनिज्म मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। लॉक पोजीशन ब्रॉट अबाउट द मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर, आपकी फीमर जिस तरह एक चाबी होती है, चाबी लगती है ना एक, तो आपकी एक जो बोन जो होती है वो मीडियल रोटेट करती है तो दूसरी उसके ऑपोजिट रोटेट करती है। तो आप सिर्फ एक बोन को याद रख लियो, आप एक बोन मतलब आप एग्जांपल ले लो, फीमर के एग्जांपल ले लो, अगर फीमर आपकी मीडियल रोटेट करिए तो आपका जो टिबिया होगी वो क्या करेगी, लेटरल रोटेशन करेगी, तो इससे क्या होगा, आपकी नी लॉक हो जाएगी। एक पार्ट याद हो गया, और इससे ऑपोजिट जो होगा वो अनलॉकिंग होगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसको देखो तो मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर, अगर मीडियल रोटेशन हुई है फीमर की, खुद जरा अपने दिमाग में सोचें, मीडियल रोटेशन हुई फीमर की किसके ऊपर, टिबिया पे, एक्सटेंशन के दौरान, और उसमें टिबिया की क्या होगी, लेटरल रोटेशन होगी, तो क्या हो जाएगा, आपकी लॉकिंग हो जाएगी। इसी तरीके से अनलॉकिंग में होगा, अनलॉकिंग में पॉप्यूटेस मसल्स ऑब्वियसली एक रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन अगर हम बोन के ऊपर देखें तो आपकी उससे ऑपोजिट रोल होगा। अगर हम इसमें बात कर रहे थे मीडियल रोटेशन हो रही है किसकी, फीमर की, तो वहां पे फीमर की क्या होगी, लेटरल रोटेशन, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओके। अब आ जाओ फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। नी के टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिक है, आप लोगों के लेवल का नहीं है, लेकिन अगर हम बेसिक एग्जामिनेशन की हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, देखिए आप अगर उस लेवल सेकंड सेमेस्टर, ऑब्वियसली मैं आपको वो लेवल नहीं बता सकती, लेकिन आपके पास कोई पेशेंट आता है, या आपके पेशेंट ना, आपके घर में भी आपके माँ बाप होंगे, पूछेंगे ना भाई, आपको कहेंगे मुझे कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे पूछोगे ना कि कहाँ दर्द है, कहाँ प्रॉब्लम है। आप ऐसे तो नहीं करोगे कि एकदम उन्हें कहोगे कि अच्छा जी दिखाओ जी, एकदम उठाना शुरू करें, नो। आप क्या करते हो, अच्छा पूछते हो क्या हुआ आपको, कैसे चोट लगी, यानी हिस्ट्री लेते हो।
ठीक है। उसके बाद आप हिस्ट्री लेने के बाद देखते हो अच्छा हाँ चोट वाली जगह कहाँ है, जब वो चोट वाली जगह देखते हो उसके बाद सारे एग्जामिनेशन पाल्पेशन वट जो सारा सिनेरियो आता है। ठीक है। इसके अंदर थोड़े टेस्ट हैं, आपके लेवल के नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ लेवल्स के लिए आप लोगों को बताया गया है। सबसे पहले ड्रॉ टेस्ट आता है। ड्रॉ टेस्ट जो होता है, हम एंटीरियर पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट मोस्टली नाम याद रखिएगा बच्चों। ये याद हम मोस्टली किसके लिए करते हैं, आपके कोलेट्रल लिगामेंट के लिए, सॉरी क्रूशिएट लिगामेंट के लिए। ये क्या होता है, आपके जो नी के अंदर जो मैंने आपको बताया था दोनों जॉइंट्स को जिसने रोक के रखा क्रॉस में जो पड़े हुए हैं, ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट पोस्टीरियर, उनको टेस्ट करने के लिए होता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, नी को बेंड करता है और मोस्टली तो उसकी फुट वाली पोजीशन को स्टेबल करने के लिए उधर बैठ जाता है और वो क्या करता है अपनी तरफ खींचता है। जो अपनी तरफ खींचेगा तो एंटीरियरली खींच रहा है, इसको एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट करेंगे, वो एसीएल के लिए होगा, और वो पोस्टीरियरली पुश करेगा तो दैट इज पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, पोस्टीरियर के लिए होगा। वेल्गस वेरिस टेस्ट भी ये आपके कोलेट्रल्स के लिए होता है, जो मीडियल और लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। अगर मीडियल साइड के ऊपर अगर आप वो वेल्गस स्ट्रेस डाल रहे हैं तो वो मीडियल कोलेटरल के लिए, अगर लेटरल के लिए दाएं वेरिस डालेंगे, यानी उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। आप बस याद रखो इनके नाम है, वेरिस वेल्गस स्ट्रेस इज फॉर it's for what, it's for collaterals, and for anterior cruciate and posterior के लिए आपके लिए कौन सा टेस्ट है, anterior and posterior draw test। सबसे पहले याद रखिएगा जिस टाइम आप लोगों ने नी के टेस्ट करने होते हैं या कुछ होता है, जब भी कोई डॉक्टर है, कोई भी थेरेपिस्ट है, वट एवर इट इज, हमेशा सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट होगा उसमें एक्सरे से स्टार्ट करेगा। नेवर गो फॉर एमआरआई, नेवर गो फॉर, इवन अगर आपने एंटीरियर ड्रॉट पोस्टीरियर ड्रॉट सारे टेस्ट कर भी लिया एंड यू नो दैट इट इज अ केस ऑफ लिगामेंट इंजरी एंड वट एवर द केस इज, ऑलवेज गो फॉर एन एक्सरे। हमेशा एक्सरे करें, उसके बाद फिर आप दूसरी जाते हो या दूसरे एरियाज के ऊपर। पहली बात है, नी एक्सरेज होते हैं वो सिर्फ बोन की आपको इमेजिंग बता रहे होते हैं। जहां तक एमआरआई की बात है, एमआरआई आपको क्या बता रहे होते हैं, आपके सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स बता रहे होते हैं। तो अगर आपको लगे कि नी जॉइंट अगर आपने चेक कर लिया, आपको डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं एक्सरेस में नजर आए, आप उनको अगर लिगामेंट का शक है तो फिर आप उनको एमआरआई सजेस्ट कर सकते हैं। ऑर्थोसेंसिस ऑफ द नी का मतलब होता है कि अगर जॉइंट के अंदर फ्लूइड जम गया है या फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर स्वेलिंग को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, एक फ्लूइड, एक सिरिंज होती है बड़ी सी, लेते हैं और उससे फ्लूइड ड्रेन करते हैं उसके अंदर, उसको कहते हैं जॉइंट एस्पिरेशन भी। ठीक है। ऑर्थोस्कोपी क्या होता है, ऑर्थोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। जिस तरीके स्कोपी जहां पे भी जिक्र आएगा, जहां पे मतलब होता है कैमरा डाला है, कैमरा है मतलब कैमरा कौन सा, ऑर्थोस्कोपी की बात हो रही है, मतलब ऑर्थो यानी स्कोपी यानी स्कोप मतलब डाला, कैमरा डाला यानी बोन के अंदर। ठीक है। वो सिर्फ चेक करते हैं कि अगर कोई टीयर है या कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी के अंदर सर्जरी या रिपेयर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल एक्सरे है। नॉर्मल एक्सरे में आपको ये स्पेस देखिए कितनी क्लियर नजर आ रही है, आपको पटेला देखिए किस तरह है, ये ऊपर फीमर है, ये कितनी क्लियर नजर आ रही है। ये क्या है, टिबिया है, टिबिया की इवन एमिनेंस कितनी क्लियर नजर आ रही है, फिबुला है। ठीक है। ये देखिए क्लैरिटी है इसके अंदर, ये नॉर्मल एक्सरे है। ये देखिए ये पटेला अगर लेटरली देखिए रिव्यू में, लेटरल है, ये फीमर है, ये आपकी क्या है, ये टिबिया है। अगर आप इसको देखो, इसमें अगर आप उसको देखो तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ये देखिए स्पेस नजर आ रही है आपको, कितनी रिड्यूस है स्पेस, और इसकी स्पेस देखिए, तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए। अब देखिए आपको पता है फेब्यूला है, तो मतलब आपको पता है कि ये टिबिया वाली साइड पे है, तो दैट इज मीडियल साइड। अब मीडियल साइड पे आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट है, यू नो दैट देयर इज मेनिस्का इज देयर, यहाँ पे आपको पता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, यहाँ पे आपको पता है क्या पड़े, क्रूशियस, एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशियस। अब आपको पता है मसला जो होगा वो इसी एरिया में, या तो मेनिस्का कोई इशू हो गया है, कोई लिगामेंट इंजरी हो गया, यही चीजें आपके जहन में आएगी, कोई और चीज डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई। ठीक है। आपके जहन में कोई और स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। समझ आ रही है। एमआरआई में देख लें, एमआरआई में भी आप इसी तरीके से ये बोन नजर आ रहा है, लेकिन ये देखिए ये आपको ये स्ट्रक्चर्स, ये कोलेटरल्स, ये आपको डिटेल में नजर आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स अगर आप देखना चाहिए, ये आपको ऑर्थोस्कोपी कैमरा डाल के इस तरीके से वो अंदर से चेक कर रहे होते हैं, अगर उनको लगे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी में रिपेयर कर देते हैं। इस तरीके से उनको इमेजिंग में नजर आता है, मेनिस्काइज नजर आ रहे होते हैं, कोई टीयर हो या आपको लिगामेंट्स हो, इस तरीके से नजर आ रहे होते हैं उनको। अब आती है नी कंडीशंस। अगर हम नी कंडीशंस को देखें, सॉरी, अगर हम नी कंडीशंस को देखें तो सबसे पहले आता है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली का मतलब ये होता है कि जो पटेला मैंने आपको बताया था उसके पीछे अल्लाह ताला ने ना एक कार्टिलेज रखा है। जब देखो अभी अब मैं आपको कहती हूँ सब अपने नी बेंड करो, नी बेंड करके स्ट्रेट करो, टिक टिक की आवाज आएगी, जिनकी टिक टिक की आवाज आ रही है मतलब अल्लाह ताला ने कार्टिलेज नीचे रखा है ना पटेला के, वो रगड़ रहा है।
अगर वो सही है, अगर टिक की आवाज आ रही, दैट्स मीन वो कार्टिलेज डीजनरेट हो रहा है। और अगर वो कार्टिलेज डीजनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली हो रहा है। इसको पटेलो फेमरल सिंड्रोम भी कहते हैं। इरिटेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑन द अंडर साइड ऑफ द नी कैप patella causing the knee pain. This is common cause of knee pain in the young people. ठीक है। अगर हम बात करें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, अर्थराइटिस मतलब क्या होगा, कार्टिलेज की डिजनरेशन। ये किसी वजह से भी हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, वेयर एंड टेयर की वजह से होता है। आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो रनर्स में, इसमें कोई एज लिमिट मैटर नहीं करती, कोई भी कोई इंजरी होगी या कुछ हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं एज के साथ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कोई भी वेयर एंड टेयर वाली एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे कार्टिलेज डिजनरेट हो गया और उसकी वजह से आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। नियोफ्यूजन, एफ्यूजन का मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है नी के अंदर। वो कोई भी कॉजेज हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई एथराइटिस हो सकता है, आर हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मेनिस्कल टीयर की बात करें, मेनिस्कल टीयर में आपको पता है मेनिस्काई टीयर हो जाए। मेनिस्काई टीयर का मतलब ये होता है, मेनिस्काई जो आपके क्वेश्चन अल्लाह ताला ने रखे हैं वो कहीं से डैमेज हो जाए, कोई ट्विस्टिंग एक्टिविटी ऐसे हुई है, आप खड़े हो और एकदम ट्विस्ट हुई हो, किसी तरह से रग्बी प्लेयर कोई ऐसी गेम एक्टिविटी में हुआ है और वो आपको टीयर हो गया है। और याद रखिएगा मेनिस्कल टीयर हो गया, पॉप्लिटल हो गया, लॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो गया, तो आपकी नी लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, वो नी लॉक पोजिशन में रहती है और अनलॉक करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, काफी पेन होता है। ठीक है। ये वाली आप कंडीशन देखो तो कॉन्डोमलेशिया पटेली, ये पटेला नजर आ रहा है, पटेला के पीछे कार्टिलेज ये डिजनेट हो जाता है, फिर आपके जब लगता है तो टक टक होता है, फिर आगे पेन क्रिएट करता है। ये देखिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये देखिए ये कितना आपको डिजनेट, आपको मैंने स्पेस दिखाई थी कितनी स्पेस रिड्यूस है। अब आपको अंदाजा लगा लें क्या हाल होगा नीचे। अब ये देखिए ये क्या है, ये कार्टिलेज, ये देखिए इरोजन नजर आ रही है आपको, डिजनेट हो गया। ठीक है, तो ये मेनिस्का ये यहाँ पे है, ये गया तो आपको पता होगा आइदर इट कुड बी मेनिस्काई आइदर कुड बी कोलेटोस। अब इतने नीचे गया तो मेनिस्काई तो गया ही गया है। ठीक है, तो आपको इससे भी थोड़ा अंदाजा होगा। अब ये देखिए ये नॉर्मल साइड इफेक्टिव है, ये नी फ्यूजन की बता रहे हैं। ये स्वेलिंग नजर आ रही है आपको कितनी ज्यादा, और इस पे और आपको पता है नी फ्यूजन को करने के लिए हमने ऑर्थोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया था कि नीडल डाल के एस्पायर करेंगे जॉइंट के अंदर। ये कौन से थे आपके, क्रूशियट थे, एंटीयर एंटीयर और पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट्स थे। ठीक है, और ये वाले क्या थे आपके मेनिस्काइज थे। एसीएल, एसीएल एंटीरियर क्रूशियट की बात करें, पहले भी बात की थी, नी की इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए बहुत काम करते हैं। अगर बात याद रखिएगा कि क्योंकि हमने क्या था एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट में काम करते हैं, तो जब एंटीरियर क्रूशियट का प्रॉब्लम होगा तो नी गिव आउट की फीलिंग दे। गिव आउट का मतलब होता है चलते चलते ऐसा लगेगा आपको, पेशेंट कहेगा मेरा घुटना बाहर आने लगा है, स्टेबल नहीं होगा, उसको लगेगा अभी चलेगा मेरा पूरा घुटना बाहर आ जाएगा। आपको ऐसे पंजाबी में, उर्दू में, पाकिस्तानी आएगा तो क्या यही बात करेगा, नहीं पढ़ा लिखा तो कहेगा मेरा घुटना बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ आपको बताएगा। तो इसका आपको पता होगा कि जी एसीएल टीयर है। और आप बेटा याद रखना कि जब भी आपके लिगामेंट्स की जब भी कोई इंजरी की बात आती है तो आप थेरेपी का कुछ नहीं कर सकते, थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता। अगर टीयर प्रॉपर हो चुका है सिर्फ स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ब्रेस बता सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर, अदरवाइज ये है सर्जिकल का केस है, ये सर्जिकल ही रिपेयर करेगा एसीएल को, आप कुछ नहीं कर सकते। अब बाद में हाँ सर्जरी के बाद जो है ना फिर आपका 6 मंथ्स का प्रोटोकॉल होता है। पीसीएल की बात करें तो पीसीएल होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का जो आपको पता है स्ट्रेन भी हो सकता है और टियर भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा पीसीएल के अंदर बात करें तो पेन होगा, स्वेलिंग, जाहिर सी बात है इंस्टेबिलिटी होगी पेशेंट को। लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर ये इतना कॉमन नहीं है कि जिस तरह एसीएल टीयर तो उसमें सर्जिकल रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें आप फिजिकल थेरेपी का कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकते हो, उनके सपोर्ट पीछे अच्छी होती है। मीडियल कोलेटरल की बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपका पेन होगा, जाहिर सी बात है इंस्टेबिलिटी ये भी कॉज करेगा इनर इनर साइड के ऊपर आपकी, जब जाहिर सी बात है वेट शिफ्टिंग होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट। बेटा याद रखना एक तरफ का लिगामेंट आपको तो ज्यादा होगा, एक तरफ की सपोर्ट जाएगी तो दूसरी तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो इंजरी कॉज हो जाएगी। पटेलर सबलक्सेशन की बात करें, पटेला सबलक्स अपनी जगह से हिल जाएगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा। ठीक है, वो डिसलोकेशन वगैरह वो उसकी, और वो जाहिर सी बात है कुछ चीज डिसलोकेट पटेला अपनी जगह से मूव कर जाएगा तो पेन तो होगा। पटेला टेंडिनाइटिस यानी पटेला के ऊपर से जो टेंडन जा रहा होता है वो सूज जाता है, स्वेल कर जाता है। ये मोस्टली जो जंपिंग और ये एथलीट्स वगैरह होते हैं उनमें होता है, काफी पेनफुल कंडीशन होगी। ठीक है, ये देखिए पोस्टीरियरली ये सपोर्ट दे रही होती है, इंस्टेबिलिटी होगी, फिर इसके लिए ब्रेस वगैरह सजेस्ट करते हैं। बट अगर वो ट्रीटमेंट नहीं, सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो फिर फर्दर मैनेजमेंट, जिस तरह आप उनके मसल्स को सपोर्ट करवाओगे, ज्यादा ब्रेस दोगे, इस तरीके से सपोर्ट दोगे। एसीएल है, कोई भी ट्विस्टिंग एक्टिविटी उसकी वजह से हो गया। ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर है, ये देखें ये सामने नजर आ रहा है। ठीक है, पार्शियल टीयर होता है, कंप्लीट टीयर पार्शियल हुआ फिर भी आप थोड़ा बहुत उसके अंदर हेल्प कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट टीयर में यू कैन नॉट डू एनीथिंग।
ठीक है, ये देखें मीडियल लेटरल, मीडियल सपोर्ट अगर जाएगी तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें तो पेशेंट को कितना प्रॉब्लम होगा। नी बर्सास की बात करें तो नी बर्साइटिस मतलब नी के आसपास जितने भी बर्सास होते हैं उनमें से कोई ना कोई इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। वो ज्यादातर जो भागने रनर या ओवर यूज बार बार करते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। बेकर सिस्ट ये होता है कि पीछे आपके नी के जो ऑर्बिटल फोसा है वहां पे क्या होगा, एक बड़ी सी सिस्ट बन जाएगी जो स्वेल हो जाएगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम एक दूसरे के खिलाफ रिएक्शन कर रहा होता है और इसी रिएक्शन की वजह से क्या होता है, नी में एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है और आगे परमानेंट डैमेज होता है, वो भी जॉइंट्स को, और आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्गन्स तक को अफेक्ट कर सकता है। गाउट का मतलब होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बिल्डअप हो जाते हैं, मोस्टली आपका जो बिग टो होता है उसको अफेक्ट करते हैं, स्वेल कर देता है। सूडो गाउट में क्रिस्टल्स के डिफरेंस होता है, वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के होते हैं, उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के होते हैं। और सेप्टिक अर्थराइटिस का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नी जॉइंट में, बेटा ऐसे जॉइंट को आप हिलाते भी नहीं, मूव नहीं करते, इमरजेंसी कंडीशन होता है उसमें जॉइंट को डिस्ट्रॉय या आप मूव करो तो वो आप जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो डिसलॉज कर सकते हो, पेशेंट के लिए वो डेडली हो सकता है। ठीक है, ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन इस तरीके से होगी, पेन वगैरह आएगी। याद रखना बेटा सेप्टिक अर्थराइटिस के लिए टेम्परेचर चेंज होगा, आपके नी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, पेशेंट को इतना पेन होगा बेटा आपको मूव भी नहीं करने देगा। तो इसलिए आप लोगों ने उससे पेशेंट को मूव नहीं करना। ये देखें बेकर सिस्ट, स्वेलिंग, ये देखिए गाउट में आपके जो बिग टो होता है किस तरीके से अफेक्ट होता है। ठीक है, सूडो गाउट में क्रिस्टल्स बनते हैं, पेनफुल होता है आपके लिए। ठीक है, एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।